नमस्कार। मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। उसका मन रखने को ही जरा सा लगवा लेती तो क्या होता। उसने बूटी ज़मीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी। कहो तो रोटियां सेक कर रख दो। बाबूजी खाना खा लेंगे, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो। तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वह झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी। दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाए। मालती ने कटोरे के भद्देपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंखा झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते हैं। तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। वह क्या चाहती है, इनका आशय क्या है। उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दे। उसकी जगह अभिमान और प्रसाद की झलक थी। गंवारीन मनोभावों के पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी। तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो। मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती। मैं गाड़ी लेने ना जाऊँगी। मालती ने डांटा, अच्छा तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी है। बता, तू किसके इलाके में रहती है। यह राय साहब का इलाका है, तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी। कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार कौर निगले थे कि मालती की यह बातें सुनी। कौर कंठ में अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, यह नहीं आएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई। उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी ही लौंडियाँ मर्दों को पसंद आती हैं, जिनमें और कोई गुण हो या ना हो, उनकी टहल दौड़ दौड़कर प्रसन्न मन से करें और अपना भाग्य सराहें। किस पुरुष ने मुझसे यह काम करने को तो कहा। वह देवियां हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती थी वह पुरुष तो तुम में कम से तो कम नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे। मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। उस रमणी से जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी। ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहो, मैं उसे जाने ना दूंगा। उसकी सेवाओं और कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपनी नज़रों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जलकर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती दो तीन कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन। तुम्हारा यह स्नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना के थे। राय साहब तो अपने उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डांटा था, जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को असामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ठिगने, इखरे, रूपवान आदमी थे। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आँखें,
मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया, जो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहु की भांति समाये हुए थे। बोले, यह मेहता भी कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। कुछ स्वभाव से शांतप्रिय भी थे, विरोध ना कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उनकी सी विद्या कहाँ से लाऊं, जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही न रखा। वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मज़े से 1000 माहवार फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा। वह दर्शन न बघारे तो कौन बघारे। आप निर्द्वंद होकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज के कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुई जाती है। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे वह क्या जलाएगी बेचारी, मैं उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। यह तो न कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। यूँ तो मैं आपको भी यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहा मारा, हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगे उतना ही वह आपसे दूर भागेंगे, जितना ही दूर भागेगा उतना ही आपकी ओर दौड़ेंगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था, मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना, सच कहता हूँ। मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल, वह इस इलाके के प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोहू काहू में मगन, कोहू काहू में मगन। और इन सब अजगरों को भक्ष्य देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से ताल्लुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, यह सब मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज़ डिक्रियाँ हो रही हैं, जिसे लेते हैं उसे देना नहीं जानते, चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त हैं, मैं अपने को न रोक सका। जेल गया और लाखों रुपए के जेरबारी उठाई, अभी तक उसका तवान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर करूं क्या। जिस व्यवस्था में पला और जिया उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं कर सकता, और उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ कि इसी तरह इज्जत आबरू बची रहे।
और आत्मा की हत्या न होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे। संग्राम में आगे बढ़ने वाले, 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर न पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं, और A क्लास में रह कर भी C क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला सन्यासी बन सकते हैं, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वो संग्राम में पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी से प्रेम नहीं कर सकता उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाज़ें कसने लगे। आवाज़ नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठकर देखिए तो पता चले। मैंने तो बैठकर देखा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वहाँ और चाहे जितनी बुराइयाँ हों, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप तो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर रहूँगा, चाहे दुखांती क्यों ना हो। वो मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। मैं अब तक उसका मिजाज समझ नहीं पाया। कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका। लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिले। मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़ी सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चर रहा है, चरने दो। धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला भी तो निशाना खा ले गया। एक हत्या से बचे। आपके इलाके में ओक होती है? बड़ी कसरत से। तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं, 1000 हिस्से खरीद लें। गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपए की कमी? कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी तो अभी 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं है। रुपए जितने चाहें मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंश्योर नहीं कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं, और इकट्ठी रकम मिल जाएगी 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी कैसे चल रही है, और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। ये जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने हैं। रुई, शक्कर, गेहूँ, रबर, किसी जिन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग कच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी हैं, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित, दूरंदेश लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम ही नहीं। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए।
फिर क्या मजाल की धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे। दो एक बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव हो भी चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते देखा था और उनकी कार्य क्षमता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वो केवल अपने अध्यवसाय, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूजा जाता था। उनकी सलाह की उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाए तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियाँ, कुछ फल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पकड़ जाए। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, यही घास पात है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोल कर दिखलाया। मामूली चीज़ें थीं जो मंगल के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच आते हैं, जैसे मकोई, कंघी, सदैया, कुकरौदे, धतूरे की बीज, मदार के फूल, करजे, घुमची आदि। हर एक चीज़ दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उसके गुण भी बयान करता जाता था। यह मकोई है सरकार। ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, सूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। यह धतूरे के बीज है मालिक। गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप यह घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, इनकी असरफिया बनाऊंगा। मैं कीमियागार हूँ, ये आपको शायद नहीं मालूम।